हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो। मैं थोड़ा सा रैंडमली करवा रही हूँ, है ना, क्योंकि जिस जिस हिसाब से मुझे रिलेशन मिल रहा है आगे वाले टॉपिक में, तो ये करेंगे अपन, है ना, रेंज एनर्जी कर्व या फिर रेंज एनर्जी रिलेशनशिप। उसके बाद अपन स्ट्रैगलिंग करेंगे। तो यहाँ पर डीसी टायल से ही कर रही हूँ मैं। तो उसका चैप्टर नंबर 3 है, पॉइंट टॉपिक नंबर है रेंज एंड स्ट्रैगलिंग। अब इसमें देखो, the total range of a charged particle in a given material is the length of the flight path before the particle comes to rest and is given by the relation. रेंज क्या होती है? रेंज होती है कि अगर हमारा पार्टिकल जो है, इंसिडेंट पार्टिकल है, वो किसी मीडियम में मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवल करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, उसका एनर्जी में लॉस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी और वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब वो रेस्ट पे आता है, उतने टाइम में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, उसे कहते हैं रेंज। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा, आर कैन बी रिटन एज E to 0 dx। अब ये समझ लो थोड़ा सा, रेंज का फॉर्मूला जो है ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आर को लिखा है ई से लेके 0 तक dx। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, हमारा जो मीडियम था, जो इंसिडेंट रेडिएशन थी, वो एक्स लेंथ उसमें ट्रेवल कर रही थी। तो सपोज एक्स लेंथ के बाद में यहाँ पर इनिशियल में उसकी एनर्जी ई थी और एक्स लेंथ में उसकी एनर्जी 0 हो जाती है, वो रेस्ट पे जाता है। सो इनिशियल एनर्जी कितनी है ई, फाइनल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए 0, और उसका इंटीग्रेशन किस पे लगा देंगे, dx पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेंज मिल जाएगा। सो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इस आर का दूसरा तरीका इस तरह से लिखा है। अब हमें देखो, हमें जो हमने बेथे ब्लॉक फॉर्मूला पढ़ा था उसको अप्लाई करना है। सो आर हमारे पास में है E to 0, ठीक है। इस dx में अपन क्या करेंगे, इस dx को de से डिवाइड भी कर देंगे और de से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। एक नेगेटिव साइन माइनस डीई पे लगा देते हैं, एक नेगेटिव साइन इस माइनस डीई पे लगा देते हैं, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। ओके, E to 0। अब इस dx बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का डीई अपॉन dx और उसकी पावर -1, क्योंकि हमारा dx ऊपर है और हम dx को नीचे लेके आ गए तो पावर -1, और इसको हम रहने देते हैं माइनस का डीई। लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हटा देते हैं और जो हमारी लिमिट्स है उस लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारी लिमिट चली जाएगी 0 to a, और यहाँ पे आ जाएगा -de/dx उसकी पावर -1, और यहाँ पर सिंपली कितना आ जाएगा, de। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। सो ये मैं रेंज का बता देती हूँ आपको। ये देखिए, फाइनल मैंने यहाँ तक कर दिया है, ठीक है। इक्वेशन 17 आपके पास समझ में आ गई। नाउ in combining this equation with equation 6, we must remember that equation 6 fails at low energies। सबसे पहले इक्वेशन 6 देखनी पड़ेगी। इक्वेशन 6 के साथ ये बोल रहे हैं कंबाइन करना आपको। तो इक्वेशन 6 हमारी ये थी। सो इक्वेशन 6 जो है ये लो एनर्जी पे फेल होती है, सो हम ये वाली कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो -de/dx का ये फॉर्मूला हम रखना चाहते हैं, पर ये किस में है, रिलेटिविस्टिक केस में। हम क्या करेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 6 तो डेरिवेशन अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, इक्वेशन 6 का डेरिवेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इफ हाउ एवर एट रेंज R1, सपोज R1 रेंज जो है इज मेजर्ड फॉर एन एनर्जी E1, कोई एनर्जी E1 है, उसके करस्पॉन्डिंग रेंज मिलती है हमें R1, विच इज हायर देन द एनर्जी फॉर विच इक्वेशन 6 ब्रेक्स डाउन, देन द रेंज फॉर एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैन बी रिटन एज। इस लाइन का मतलब मैं समझाती हूँ। टोटल रेंज हमारे पास, टोटल रेंज का फॉर्मूला जो आ रहा है उसमें हमारे पास 0 to E आ रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 0 to E में हमें जरूरत पड़ रही है de/dx की। करेक्ट। अब ये de/dx हम इक्वेशन 6 से लिखना चाहते हैं, लेकिन इक्वेशन 6 जो है वो लो एनर्जी पे फेल हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं, है ना, एक लो और एक हाई में तोड़ देते हैं। तो जो हाई वाला पोर्शन है उसमें तो हमारा इक्वेशन 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लो में नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ इस चीज को। जो लाइन कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके आर के फॉर्मूले में आप 0 से ई तक ले रहे हो और माइनस का de/dx आपको रखना है, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया था इक्वेशन 6 में, वो फेल होता है लो एनर्जी पे।
लो एनर्जी पे वो फेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो इंटीग्रेशन यानी दो लिमिट में ब्रेक कर देंगे। 0 से लेके मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रेंज E1 और फिर E1 से लेके इनफाइनाइट। तो ये हमारा जो है वो हाई एनर्जी रेंज का हो जाएगा और ये हमारा लो एनर्जी। तो इस इंटीग्रेशन में हम वो वाला पार्ट ले लेंगे जहां पर हम इक्वेशन 6 को अप्लाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन 6 फेल हो रहा था लो पे। लेकिन यहाँ पर हाई एनर्जी वाला इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इक्वेशन 6 का हम यूज कर लेंगे। तो लो एनर्जी पे क्योंकि हमारा रिजल्ट इक्वेशन 6 से तो आएगा नहीं, तो ये इंटीग्रेशन हम वैज्ञानिकों पे छोड़ देते हैं, साइंटिस्ट पे छोड़ देते हैं। तो सपोज इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है R1, है ना। अब ये R1 कैसे आया पता नहीं है, लेकिन इसका जो हाई एनर्जी वाला पार्ट है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है सॉल्व करने की, क्योंकि उसके अंदर dE/dx की वैल्यू पुट की जा सकती है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। इसलिए हम R को अब दो पार्ट में लिखेंगे, R1, ठीक है। और R1 आपका यहाँ पर जो R1 है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से लेके किसी एनर्जी E1 तक। E1 क्या है, वो लिमिट है जहां तक हम लो एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। E1 से ज्यादा होते ही हम कंसीडर करेंगे कि हम हाई एनर्जी रेंज में आ गए। सो बाद में जो E1 है और अपर लिमिट आपकी क्या है, E है। सो E1 से E के अंदर हम हमारा फॉर्मूला लगा लेंगे जो हमें मिला है। सो ये जो वैल्यू है वो हमारी R1 है, करेक्ट। ये R1 है और R प्राइम है। हमें कैलकुलेट करना है R प्राइम को, क्योंकि R प्राइम के अंदर हम इक्वेशन 6 को यूज कर सकते हैं। तो बस अब हम क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेंगे, तो जो इक्वेशन 6 था वो मैंने आपको बताया था वो रिलेटिविस्टिक केस था। अगर उसका नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला होता है ओनली काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv²। सो आपका जो R प्राइम है, R प्राइम के अंदर इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, R प्राइम का फॉर्मूला हमारा आएगा, ये शुरुआती E1 से होगा। E1 से नीचे की जो एनर्जीज है उसमें फॉर्मूला फेल था तो हम नहीं अप्लाई करेंगे और E तक जाएगा। और यहाँ हमारा था माइनस का dE/dx और उसकी पावर -1 और साथ में dE था, करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, इस dE को ऊपर लिख रही हूँ और क्योंकि इसकी पावर -1 है तो इसको नीचे लेके आ जाओ, ये आ जाएगा माइनस का dE/dx। यहाँ तक आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और लिमिट है E1 से E। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन 6 का नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला लगाना है ना, रिलेटिविस्टिक नहीं लगाना है। तो हमारे पास में E1 से E आ जाएगा और D ऑफ, और ये जो E है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में 1/2 mv² हो जाएगा। और नीचे आपका जो फॉर्मूला है माइनस का dE/dx, वो मैंने बेथे ब्लॉक फॉर्मूला आपको बताया था। बेथे ब्लॉक फॉर्मूला जो इक्वेशन 6 का है वहां से वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पर देखो, ये ऊपर तो लिखा dE और ये फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था। मैं आपके शांति के लिए एक बार दिखा देती हूँ कहाँ से वैल्यू रखी है हमने। इक्वेशन 6 जो है, कौन सा फॉर्मूला रखा था, ये देखो इक्वेशन नंबर 4 रखी है मैंने, है ना। 4 रखा है, 4 ये रहा, dE/dx की जगह इक्वेशन नंबर 4 रखा है। चलो अब हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म कांस्टेंट्स हैं सबसे पहले उनको बाहर निकाल लो और वेरिएबल चेंज करना है। तो हमारे पास थोड़ा सा हमें यहाँ पे मैथ्स करनी पड़ेगी विच आई ऑल्सो हेट, एनीवेज विल डू इट। हम वेरिएबल चेंज करेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए y जो है वो ये तो स्मॉल y है और कैपिटल Y हमारे पास फिर ये आ जाएगा इस टर्म में। तो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर देखिए आप, जो टर्म्स कॉमन है यार, ये आई थिंक आप कर सकते हैं। इसको आप ये वाला छोड़ दीजिएगा एक बार, है ना, इसको छोड़ देना, मैं बता दूंगी इसका मतलब। यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल चेंज किया है। ओ माय गॉड, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे किया है। ओके यार, ये डेरिवेशन, ओ गॉड, वेरिएबल चेंज करने वाला पार्ट मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। लेट्स डील विद इट, करना पड़ेगा। लिमिट जो है वो E और E1 थी, अब V और V1 है। तो सबसे पहले E इज इक्वल्स टू आपके पास होता है 1/2 mv²। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, DE निकालना है ना। तो DE आपके पास आ जाएगा 1/2 m और ये आ जाएगा 2v dv, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा m और v की जगह अपन फिर से इस एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं, v यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से v आ रहा है 2e/m का रूट 2e/m। ये आपके पास v आ चुका है और यहाँ पे dv आ चुका है और ये है हमारा de, ठीक है। फिर हमारे पास m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट ऑफ 2me और यहाँ पे आ जाएगा dv। मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। तो चलो, मैंने आपका ये वाला काम तो कर दिया, मैंने आपका प्रॉब्लम शायद और बढ़ा दिया है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपकी प्रॉब्लम बढ़ा दी। एनीवेज करके देखते हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना पड़ेगा। ऊपर dy कैसे आएगा, नीचे तो log y आ रहा है। एंड y माइनस y1 आ रहा है, मुझे इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा यार। ओके, आई हैव ट्राइड इट, है ना, मैंने ट्राई किया है इसकी कैलकुलेशन करने का, एक बार देख लो। यस, तो आर प्राइम हमारे पास में जो था वो ये था, करेक्ट। और बिकॉज हमारे पास वेलोसिटी के टर्म में है, तो हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। सो ई से ई वन से ई की रेंज थी, अब वी1 से वी की रेंज हो जाएगी। अब जो टर्म्स देखो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिए हैं। ओके, जो टर्म्स कांस्टेंट, ऊपर मैंने 1/2m बाहर ले लिया, तो ऊपर बन जाएगा डी ऑफ वी स्क्वायर। यहाँ का वी स्क्वायर मैंने एज इट इज रहने दिया है, लॉग के अंदर मैंने एज इट इज रहने दिया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना। जो टर्म यहाँ 2 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है मैंने कर लिया एज इट इज, और जो इंटीग्रेशन के अंदर है वो मैंने पार्ट एज इट इज रखा है। ये थोड़ा सा पोज करके आप देख लेना। अब हमें क्या करना है, y जो है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट दे रखा है यहाँ पे y को क्या माना गया है, यहाँ पे y को देखो, अरे यार जस्ट अ मिनट, यहाँ पे y जो है वो इसका स्क्वायर माना है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिंपल जो y है वो यही रहेगा, 2me v² अपॉन h न्यू, ये y रहेगा, करेक्ट। ये मैंने v स्क्वायर से करके देखा, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो y अगर ये रहेगा तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर आ जाएगा dy, इधर 2me अपॉन h न्यू तो कांस्टेंट है, और v स्क्वायर पे लग जाएगा डिफरेंशिएशन d ऑफ v स्क्वायर। अब ये जो d ऑफ v स्क्वायर है यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे अपन, d ऑफ v स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये h न्यू वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, है ना। तो डी ऑफ वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो डी ऑफ वी स्क्वायर मैं रख देती हूँ, और ये जो y का एक्सप्रेशन है यहाँ से अगर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। सो जो बाहर का कांस्टेंट था वो तो एज इट इज है, ऊपर यहाँ पर कितना था, डी ऑफ वी स्क्वायर था, तो इस एक्सप्रेशन से, इस वाली इक्वेशन से डी ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ जाएगी, क्योंकि देखो डी ऑफ वी स्क्वायर जो है यहाँ पे है, इस एच न्यू अपॉन 2me को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हमारे पास y के टर्म में आ जाएगा। नीचे हमारे पास था 1 अपॉन वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर हमारे पास ये रहा, अब इसको 1 अपॉन में करना है तो ये 1 अपॉन कर दिया अपन ने, करेक्ट, ये अपन ने 1 अपॉन में कर दिया, और यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, log y बन गया। log y तो एज इट इज था ही हमारे पास पहले से। अब ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर अपन ने कर लिया, और यहाँ पर log y के नीचे y है तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है, ये इस तरह से चला जाएगा। और हमारे पास अब इसको सॉल्व करो, इसको और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये टर्म पूरा एज इट इज मिल जाएगा। ये मैंने y गलत लिख दिया, ये y ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमारे पास में 1 अपॉन वी स्क्वायर था ना, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर में y 1 अपॉन y है, तो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, यस, हमारे पास ये आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन में हमारे पास ये आएगा, और ये वाला देखो टर्म एज इट इज मिल रहा है, ये वाला मैं बता देती हूँ आपको कहाँ तक हम पहुंच गए, ये यहाँ तक अपन पहुंच गए, ये मैंने बता दिया, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा y आ रहा है, y dy अपॉन log y आ रहा है, और आएगा भी सही, क्योंकि आपके पास वी स्क्वायर ऊपर है, यहाँ पर भी आपके पास वी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी आपके पास वी स्क्वायर है, सो तीन जगह आपके पास y है, सो ऊपर तो dy का टर्म आ जाएगा, यहाँ पे log y आ जाएगा, और यहाँ पे y का टर्म आएगा, तो वो y जो है वो ऊपर चला जाएगा हमारे पास। इसके बाद में हमने यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन मैंने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से ये साफ कह रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, जब अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन को ही कैपिटल Y बोला है, और लोअर इंटीग्रेशन में ये कैपिटल Y और y1 जो है वो v और v1 के फंक्शन आ जाएंगे, तो हमें रेंज का फॉर्मूला ये मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आर प्राइम का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। अगर हम इस आर प्राइम के फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक चीज देखिए, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो, सो आपके पास इसको भूल जाओ, ये हमारे पास आर प्राइम है, सब चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ इस टर्म को देखो, यहाँ पर ये जो कैपिटल वाई है और कैपिटल, ये तो सिर्फ वेलोसिटी का फंक्शन है। अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रख ली जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये जो रेंज है ये एम और स्मॉल जेड स्क्वायर के रेशो के प्रोपोर्शनल आ रही है,
करेक्ट। सो यहाँ पे m/z² पे डिपेंड कर रही है। तो अगर दो पार्टिकल लेते हैं जिनके लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है m/z² की, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उनकी सेम होती है, यानी v1 सेम है हमारे पास, तो रेंज जो है वो क्या होगी, तो जो dx रेंज है उसके लिए वो प्रोपोर्शनल आ रहा है m/z²। ध्यान रखिएगा स्मॉल z जो है वो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल जो आ रहा था उसका चार्ज है, कैपिटल Z जो है वो मैटर के अंदर जो एटम्स रखे हुए हैं उनका एटॉमिक नंबर है, कैपिटल Z मटेरियल के अंदर जो एटम्स है उनका एटॉमिक नंबर है, और स्मॉल z हमारा इंसिडेंट रेडिएशन में जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उसका एटॉमिक नंबर है। सो हमारा dx प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो dx1 और dx2 का जो रेशियो होगा वो फर्स्ट पार्टिकल के लिए और सेकंड पार्टिकल के लिए हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे dx1/dx2 जो है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा r1 r2 का ये हो जाएगा, करेक्ट। ये हमारे पास ध्यान रखना ये एंटायर रेंज के लिए है। अब अल्फा पार्टिकल के लिए गाइगर ने डिस्कवर किया था कि r अल्फा की वैल्यू एनर्जी के ऊपर इस तरह से इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, एनर्जी पे डिपेंडेंस आ रही थी। दिस इज रेंज एनर्जी रिलेशनशिप, जो कि हमारा हेडिंग था, हमारा सिलेबस का टॉपिक था। इसी तरह से एनर्जी जो है यहाँ पे MeV है, e⁻³ है। इसी तरह से ब्रोबेक एंड विल्सन ने प्रोटॉन के लिए फाइंड आउट किया था, तो Rp की वैल्यू ये आई थी, करेक्ट। यहाँ पर देख लो। और R अल्फा और Rp में रिलेशन STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जब डिराइव किया गया था, तो Rp और R अल्फा में ये रिलेशन आया था, ठीक है। लेकिन रेंज एनर्जी यही है, अल्फा के लिए ये है, प्रोटॉन के लिए है, यहीं तक हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, क्योंकि वो रेंज एनर्जी रिलेशनशिप बता देता है। लेकिन अ फेयरली रफ रिलेशन अगर और एक्यूरेसी के साथ किया जाए, तो ब्रैग केल्मान ने एक रूल दिया था, आर रो अपॉन रूट ऑफ ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है आपके पास। तो अगर हमारे पास ऐसा मैटर है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट का मिक्सचर है, एटॉमिक वेट A1 A2 A3 है, और उनकी अबंडेंस मतलब N1 N2 N3 है, तो हमारे पास उसका जो एटॉमिक वेट होता है, मतलब यहाँ पे रूट ए जो होता है वो एक रिलेशन को फॉलो करता है। ये देखिए, ये आपको याद रखना है, इसमें ब्लर हो रहा होगा, मैं बता देती हूँ। A12 जो आएगा वो आएगा N1 A1 की पावर हाफ प्लस N2 A2 की पावर हाफ एंड सो ऑन। STP पे हमारे एयर लेते हैं, तो एयर के लिए रूट ए एयर की वैल्यू 3.82 होती है, और एयर की डेंसिटी 1.226 kg पर मीटर है। तो ब्रैग केल्मान जो रूल है वो हमारे पास बनता है ये, R इज इक्वल्स टू .32 रूट ए बाय रो, और यहाँ पे R एयर आ जाएगा। इनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट रिलेशन अल्फा के लिए जो आता है वो हमारे पास ये आता है, लेकिन इसमें एनर्जी नहीं है हमारे पास में, रेंज एनर्जी कर्व जो मैंने बताया था वही होता है। तो ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रेंज एनर्जी रिलेशन पता चल चुका है। इसका जो कर्व होता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है रेंज एनर्जी कर्व को एक्सप्लेन कीजिए, तो भी आपको ये फॉर्मूला यहीं तक ड्राइव करना है जो अपन ने अल्फा का और बीटा का किया था। बाकी रेंज एनर्जी में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और प्रोटॉन और अल्फा तक आप ये कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेगलिंग में आगे वाला पार्ट काम में आएगा, तो स्ट्रेगलिंग में अगर रेंज और एनर्जी के बीच का कर्व आता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी रेंज एनर्जी रिलेशनशिप जो है, यहाँ पे रेंज एनर्जी कर्व जो है, ये कर्व इसलिए बोल रहा है क्योंकि अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग टाइप का रेंज एनर्जी रिलेशनशिप आता है, तो वो हमने पढ़ लिया। थैंक यू।